गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 6 का नया सब्जेक्ट जो है आपकी पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो उसमें अपन देखेंगे कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की क्या नीड है, अपन को क्रूड ऑयल को रिफाइन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल अपन जनरली उसको बोलते हैं जो आपका रॉ मटेरियल है, जो रॉ क्रूड मिलता है उसको अपन क्रूड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, अब क्रूड ऑयल अपन रिफाइन क्यों करते हैं या उससे प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल इन इट्स रॉ फॉर्म हैज गॉट वेरी लिमिटेड यूज। अब जो क्रूड ऑयल है अगर उसकी रॉ फॉर्म की अगर बात करें तो उसका जो यूज है वो बहुत लिमिटेड यूज है। दैट्स वाई अपन क्या करते हैं कि अलग अलग रिफाइनिंग टेक्निक यूज करके उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग उसके फ्रैक्शंस में उसको रिफाइन करते हैं और उनका आगे यूटिलाइजेशन है। ठीक है, by adopting various refining processes in the refineries, crude oils are separated into a number of fractions which are suitable for various uses। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपन के जो भी अपना क्रूड ऑयल है उसको अपन रिफाइनरी में अलग अलग प्रोसेस को अडॉप्ट करके उसको रिफाइन करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, ताकि उसका कुछ फर्दर यूज हो सके। जो रॉ क्रूड ऑयल है उसका बहुत कम यूटिलाइजेशन है, दैट्स व्हाई उसको अपन फ्रैक्शंस में रिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल रिसीव्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स आर स्टोर्ड इन द रिफाइनरी स्टोरेज टैंक। जो क्रूड ऑयल अपन को रिफाइन ऑयल फील्ड से मिलता है उसको अपन क्या करते हैं, रिफाइनरी के अंदर जो स्टोरेज टैंक है उनके अंदर अपन स्टोर करके रखते हैं। वहां से अपन उस क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, फीड करते हैं इसमें जो आपका डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसके अंदर। ठीक है, from these tanks crude oil is fed into the atmospheric distillation unit। तो सबसे पहले जो क्रूड ऑयल है स्टोरेज टैंक से पहले जाता है डीसॉल्टिंग यूनिट में। अगर रिक्वायर्ड है कि जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट है देन अपन क्या करेंगे, उसको पहले डीसॉल्टिंग यूनिट में डालेंगे, देन उसके बाद अपन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर डीसॉल्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑयल में से सॉल्ट कंटेंट को रिमूव नहीं करना है, देन अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली वो टैंक में से जो भी क्रूड ऑयल है उसको अपन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट में फीड करेंगे। ठीक है, ऑल दी क्रूड ऑयल्स आर बेसिकली, अपन को पता है कि ये जो क्रूड ऑयल है वो क्या जनरल मिक्सचर है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का, which can be physically separated in groups of different boiling range by conventional process of distillation। अब क्या है कि जो भी अपन को पता है कि क्रूड ऑयल है या वो क्या है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है जिसको अपन क्या करते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स है उनको उनकी बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, the fractionation of crude oil is the following streams in order of rising boiling ranges। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो क्रूड ऑयल है उसके अलग अलग फ्रैक्शंस कौन कौन से मिल सकते हैं अपन जब उसका डिस्टिलेशन करेंगे तब। ठीक है, मेथेन मिलता है, एथेन मिलता है, इन प्रोपेन, इन तीनों का मिक्सचर मिल सकता है या तीनों अलग अलग भी मिल सकते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलती है, जनरली क्या होती है, मिक्सचर होता है किसका, मेथेन का। जनरली प्रीडोमिनेटली मेथेन होती है बट विद सम मिक्सचर ऑफ एथेन भी होता है। नेफ्था मिलता है, गैसोलीन फ्रैक्शंस मिलते हैं। नेफ्था आपका क्या है, इंटरमीडिएट हाइड्रोकार्बन लिक्विड है। गैसोलीन है रिफाइंड पेट्रोलियम यूज्ड एज फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, जिसको अपन एज ए पेट्रोल भी यूज करते हैं। केरोसिन मिलता है आपका, एविएशन टरबाइन फ्यूल मिलता है। केरोसिन आपका होता है लाइट फ्यूल ऑयल होता है which is obtained by distillation process of petroleum। ठीक है, which is used for especially in the jet engines and domestic heating। ठीक है, अपन केरोसिन को कहाँ पे यूज करते हैं, तो जेट फ्यूल एज ए जेट फ्यूल यूज करते हैं या फिर नॉर्मली कहीं पे डोमेस्टिक हीटिंग के लिए। ठीक है, और एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है वो आपका क्या होता है, इट इज ए फ्यूल which has a potential for the gas turbine engines used in aircraft। जनरली जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो फ्यूल ऑयल होता है उसको बोलते हैं अपन एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है, जिसका हाई हीटिंग जो हीटिंग कैपेसिटी होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, और हीट को जो एब्जॉर्ब करने का या उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। देन उसके बाद आपको हाई स्पीड डीजल ऑयल मिलता है, लाइट स्पीड डीजल ऑयल मिलता है। ठीक है, रिड्यूस क्रूड ऑयल, ये एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम होता है उसमें अपन आगे देखेंगे एटमॉस्फेरिक
डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है, उसका जो लास्ट रेजिड्यू होता है उसको अपन बोलते हैं रिड्यूस क्रूड ऑयल। ठीक है, अब जो आपका रिड्यूस क्रूड ऑयल है उसको अपन क्या करते हैं, फर्दर डिस्टिलेट करते हैं इसमें अंडर वैक्यूम कंडीशन। ठीक है, जिसको अपन वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं, टू रिकवर सम मोर लाइटर फ्रैक्शन, सो दैट उसके अंदर जो रिड्यूस क्रूड ऑयल है वो थोड़ा हैवी फ्रैक्शन होते हैं क्रूड ऑयल के, वो होते हैं उनमें से अगर अपन को और लाइटर फ्रैक्शन उसमें से रिकवर करने हैं, देन दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस जो आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन है किसका, रिड्यूस क्रूड ऑयल का, उसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस ये लाइट वैक्यूम गैस ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा हैवी वैक्यूम गैस ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा उसका कुछ वैक्यूम रेजिड्यू भी होता है। ठीक है, अब जो अपन ने बात करी थी कि मेजर कंपोनेंट है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग या उनके टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग कौन कौन से मिलते हैं अपन को किसी भी क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनेशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे नेम ऑफ द कंपोनेंट, जनरल रेजिडुअल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रेजिडुअल होते हैं उनकी स्टेट होती है सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, मल्टीपल रिंग कंपाउंड विद 70 और मोर कार्बन एटम, जिनमें कार्बन एटम की चेन है वो 70 और उससे ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसमें जनरली या तो कोक बनेगा आपका, या एस्फॉल्ट बनेगा, टार या वैक्स है, ये सब बनेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग मटेरियल होगा, इसको अगर फर्दर अपन डिस्टिलेट करेंगे देन अपन को कुछ और लाइटर कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, फ्यूल ऑयल की बात करते हैं तो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, लॉन्ग चेन कार्बन चेन या कार्बन एटम इसमें होंगे, वो होता है 20 to 70 कार्बन एटम। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 370 to 600 डिग्री सेल्सियस, यूज होता है फॉर इंडस्ट्रियल फ्यूल और स्टार्टिंग मटेरियल होता है फॉर अदर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, देन लुब्रिकेटिंग ऑयल वो लिक्विड स्टेट में होगा, लॉन्ग चेन 20 to 50 कार्बन एटम होंगे। ठीक है, 300 to 370 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट टेंपरेचर होगा, यूज फॉर मोटर ऑयल, ग्रीस एंड अदर लुब्रिकेंट्स, ऐसे अदर लुब्रिकेंट्स यूज होता है। उसके अलावा डीजल डिस्टिलेट्स लिक्विड स्टेट में एल्केन कंटेनिंग 12 और मोर कार्बन्स। ठीक है, 250 to 350 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, यूज फॉर द डीजल फ्यूल एंड हीटिंग ऑयल, डीजल फ्यूल और हीटिंग ऑयल की तरह यूज होगा। ठीक है, केरोसिन है वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, ये मिक्स ऑफ 10 to 18 इसके अंदर कार्बन्स होंगे। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज होगा 175 to 325 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होगा फ्यूल फॉर द जेट इंजन्स एंड ट्रैक्टर्स। ठीक है, और स्टार्टिंग मटेरियल होगा कुछ अदर लाइटर फ्रैक्शंस का। ठीक है, गैसोलीन है वो भी आपका लिक्विड स्टेट में होगा, मिक्स ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, 5 to 12 कार्बन एटम होंगे इसमें। ठीक है, इसका टेम्परेचर होगा वो 40 to 205 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें फ्यूल होगा वो आपका मोटर फ्यूल होगा। ठीक है, फिर आपका नेफ्था वो गैसियस स्टेट में होगा, मिक्सचर 5 to 9 कार्बन फ्रॉम कार्बन एटम एल्केन्स के। ठीक है, 60 to 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। इंटरमीडिएट दैट विल बी फर्दर प्रोसेस टू मेक द गैसोलीन, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जिसको अगर अपन फर्दर प्रोसेस करते हैं या कंडेंस करते हैं तो आपका गैसोलीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस में सिंपली गैसेस स्टेट में रहेगी, जिसमें आपके स्मॉल एलिमेंट्स होंगे 1 to 4 कार्बन एटम होंगे, जिनमें 1 to 4 में आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, कॉमनली नोन बाय नेम्स मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा 40 डिग्री सेल्सियस होगा, यूज फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड मेकिंग द प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारे फ्रैक्शंस थे जो अपन को क्रूड ऑयल के अंदर से अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में अगर उनको अपन बॉइलिंग पॉइंट उनका करेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर से अपन को ये फ्रैक्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करें रिफाइनिंग के लिए या जो भी अपन प्रोसेसिंग करने वाले हैं रिफाइनिंग के अंदर, उसमें कोई भी प्रोसेस या कोई भी प्रोसेसिंग अपन सेलेक्ट करते हैं तो उसका ऑप्टिमाइजेशन अपन को करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन जनरली क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग द प्रोसेस स्कीम एंड फिक्सिंग द यूनिट कैपेसिटीज। ठीक है, किसी भी रिफाइनरी में किस प्रोसेस के बेसिस पे अपन क्रूड ऑयल को रिफाइन करेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, उसके अलावा उसकी साइजिंग क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी उस पर्टिकुलर रिफाइनरी की। ठीक है, तो वो सब सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो आपका किसी भी प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है,
The selection of process या processing scheme is to be optimized considering all the objective functions. ठीक है, अब जो अपन किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं या प्रोसेसिंग स्कीम को सेलेक्ट करते हैं तो उसका ऑप्टिमाइजेशन अगर अपन को करना है तो उसमें अपन को सारे ऑब्जेक्टिव या जो अपन को फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं वो फंक्शन अपन को केयरफुली ध्यान में रखते हुए फिर अपन उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे या उसको ऑप्टिमाइज करेंगे. ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड इन्फ्लुएंस decision making in the selection of the process and process scheme for a given refinery. किसी भी रिफाइनरी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करने की या डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ द क्रूड ऑयल. टाइप ऑफ द क्रूड ऑयल कैसे करेगा, जैसे मैंने बोला कि मैं डायरेक्टली जो भी क्रूड ऑयल है उसको एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में डाल रही हूँ. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में डाल रही हूँ तो बहुत बार क्या होता है कि जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसके अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो मुझे डीसॉल्टिंग प्रोसेस या डीसॉल्टिंग इलेक्ट्रिकल डीसॉल्टिंग के प्रोसेस के लिए वो इलेक्ट्रिक डीसॉल्टर लगाना पड़ेगा. उसके अलावा अगर क्रूड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो मुझे सल्फराइजेशन यूनिट लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो मुझे ये प्रोसेस यानी कि टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है वो एक पार्ट प्ले करेगा मुझे किसी भी प्रोसेस को सेलेक्ट करने में या उसके डिसीजन मेकिंग में उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट सिलेक्ट. प्रोडक्ट की सिलेक्ट मतलब कि जो भी आपकी रिफाइनरी है वो क्रूड ऑयल से कितना रिलेटिव अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन कर रही है, कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, तो वो आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट होता है. ठीक है, देन प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है. आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं रिफाइनरी उसको आगे सेल करना है तो सेल करने से पहले उसके क्या स्पेसिफिकेशन होने चाहिए कि वो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाइड करे. ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, आपका कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जा रहा है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आने वाली है वो भी एक मेजर फैक्टर होगा सिलेक्शन जो भी प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे उसमें. ठीक है, नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अल्टरनेटिव प्रोसेस. उसके अलावा अगर किसी भी जैसे अपन क्रूड ऑयल डीसॉल्टिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो हर एक हो सकता है किसी प्रोसेस को करने के अल्टरनेटिव मेथड्स भी होते हैं. ठीक है, तो अपन को देखना पड़ेगा अगर किसी भी वर्क को करने के दो मेथड है तो उसमें से अपन देखेंगे कौन से मेथड की क्या मेरिट्स है क्या डीमेरिट्स है और कौन सी प्रोसेस अपने लिए ज्यादा फायदेमंद है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स. किसी भी अल्टरनेटिव प्रोसेस अगर अपने पास अवेलेबल है तो उसको भी कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स से किसी भी रिफाइनरी को कोई भी प्रोसेस या प्रोसेस स्कीम सेलेक्ट करने के लिए. ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन की. ठीक है, क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन मींस क्या होता है कि अपन को पता है कि क्रूड ऑयल है वो हाइड्रोकार्बन अलग अलग टाइप की बहुत वेरिंग रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड के जो उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है क्रूड ऑयल के अंदर. तो बहुत अलग अलग फ्रॉम अगर मैथन टू एस्फॉल्ट. ठीक है, मैथन से लेके एस्फॉल्ट तक के सारे कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, वेरी कर रहा है. बॉइलिंग पॉइंट 40 टू लेके 300 या 600 तक. ठीक है, तो जो आपका क्रूड ऑयल है वो क्या है मिक्सचर हाइड्रोकार्बन का जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है. द एम ऑफ क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन इज टू fractionate the crude oil into the light hydrocarbons, gasoline components and middle distillates. ठीक है, मिडिल डिस्टिलेट्स आपके होंगे केरोसिन, एविएशन टरबाइन फ्यूल, गैस ऑयल, ये सारे मार्केटेड डायरेक्टली और विद द मिनिमम ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन प्रोसेस है बेसिकली उसका एम क्या है या उसको क्यों करते हैं या डिस्टिलेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है. क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन मींस कि जो भी आपका क्रूड ऑयल है उसको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड करना, अलग अलग फ्रैक्शंस या हर एक कंपोनेंट को डिवाइड करना. ठीक है, तो अलग अलग फ्रैक्शंस की बात करें तो अपन क्या है उसको लाइट हाइड्रोकार्बन जिनमें अपन कार्बन यानी कि मैथेन से लेके ब्यूटेन तक के कंपाउंड को उसमें कंसीडर कर सकते हैं. देन गैसोलीन कंपोनेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं. देन उसके बाद आपके मिडिल डिस्टिलेट्स होते हैं जिनमें केरोसिन होता है, आपका एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है. ठीक है, तो इन सब में अपन को क्या करना है उसको फ्रैक्शन उनके फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है. ठीक है,
क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस, एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम। जो आपका क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन एंड सेकंड है आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसको टू स्टेज डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। तो ये इसका फ्लो डायग्राम है कि टू स्टेज डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। अब टू स्टेज डिस्टिलेशन में फर्स्ट स्टेज है आपकी एटमॉस्फेरिक स्टेज, सेकंड है आपकी वैक्यूम स्टेज, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक स्टेज में आपने क्रूड ऑयल को एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में डाला है, ठीक है। वहां से अगर को अलग-अलग इसका जो कॉलम है उसका टेंपरेचर रेंज और प्रेशर रेंज वेरी कर रहा है, टेंपरेचर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपन को मिलेगा रिफाइनरी फ्यूल ऑयल, फ्यूल गैस एलपीजी या नैफ्था मिलेगा सबसे टॉप पे, ठीक है। फिर आपका हेवी नैफ्था मिलेगा, फिर आपका केरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल मिलेगा, देन आपका गैस ऑयल मिलेगा। उसके अलावा यहाँ से जो रेजिड्यू मिलेगा जिसको अपन रिड्यूस क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसको यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो भी रिड्यूस क्रूड ऑयल है उसको अपन वापस डिस्टिलेट करेंगे, किसमें, वैक्यूम डिस्टिलेशन में, ठीक है। और जैसे अपन ने पहले देखा कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो भी रिड्यूस क्रूड ऑयल गया है उसका क्या होगा, ये जो वैक्यूम डिस्टिलेट कॉलम है उसमें आपका एक लाइट वैक्यूम गैस ऑयल बनेगा, उसके अलावा हेवी वैक्यूम गैस ऑयल बनेगा, ठीक है। उसके अलावा एक वैक्यूम रेजिड्यू भी बनेगा, ठीक है। तो ये था कि कौन कौन से टाइप का आपका एटमॉस्फेयर, कौन कौन से टाइप का क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। और कौन से डिस्टिलेशन कॉलम में कौन सी चीज को अपन फीड करते हैं और उसका आउटकम अपन को क्या मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन atmospheric distillation column. Atmospheric distillation is carried out at pressure slightly above the atmospheric pressure, ठीक है। जो आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन है उसको अपन उसका जो प्रेशर रख रहे हैं अपन वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली अबव रख रहे हैं, जरा सा ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। वो क्यों रख रहे हैं, टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लाइट एंड्स so that refinery cooling water may be used to condense some of the propane and butane in the overhead distillate। It means क्या हुआ कि जो आपके overhead जो distillation column है उसके ऊपर की पार्ट में जो आपको distillate मिल रहे थे लाइट एंड है उनको अपन यूज कर सकते हैं। जो रिफाइनरी का कूलिंग वाटर है उसको यूज करके उनको कंडेंस करके अपन क्या करें, कुछ जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन है उन डिस्टिलेट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर सके। उसके अलावा अलाउ फॉर कॉलम प्रेशर ड्रॉप, जो आपका फ्रैक्शनेशन कॉलम है, जो ये आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम है, इसको फ्रैक्शनेशन कॉलम भी बोलते हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग प्लेट्स लगी होती है, ठीक है। उन प्लेट्स के थ्रू आपका क्रूड ऑयल फ्लो करता है और उसमें अलग-अलग प्रेशर और अलग-अलग टेंपरेचर रेंज होती है और उस पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड उस पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होता है कि आपका अलग-अलग कंपाउंड आपको बाहर मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको प्रेशर ड्रॉप उस कॉलम में फ्रैक्शनेशन कॉलम में अलग कर सके प्रेशर ड्रॉप को, ठीक है। उसके अलावा प्रेशर द अनकंडेंस्ड गैसेस टू मेन प्रोसेसिंग स्टेप, जो आपका प्रोसेसिंग स्टेप है उसके अंदर जो अनकंडेंस्ड जो गैसेस कंडेंस नहीं हुई है उनको प्रेशर दे सके, ठीक है। ये था आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन है उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं अपन फ्लो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये आपका एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम का फ्लो डायग्राम है। अब इसमें क्या करते हैं कि अपन को जो भी क्रूड ऑयल मिला है, ठीक है, उसमें फर्स्ट अपन क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल जो मिला है उसका डीसॉल्टिंग प्रोसेस होता है। अब जो डीसॉल्टिंग प्रोसेस होता है उसमें अपन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डीसॉल्टर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ से आपका क्रूड ऑयल और उसके अंदर मिक्स है वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। ये सारे मिक्स हैं, वो किस में जाएंगे, डीसॉल्टर में। डीसॉल्टर में यहाँ पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिकल डीसॉल्टर है जो अपन क्रूड ऑयल डीसॉल्टिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें अपन को वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका क्रूड ऑयल है वो क्या करेगा, एक ऑयल हीटर या हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करेगा, ठीक है। और उसमें ऑयल क्या होगा, हीट होगा। अब ऑयल को अपन कितना हीट करेंगे कि अपन को रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाए, ठीक है। जो यहाँ पे फ्लैश कॉलम है उसमें फ्लैश जो एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम है उसकी जो फ्लैश वाला पार्ट है
ठीक है, जिसमें अपन सारे ऑयल को क्या करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करके यहाँ पर फ्लैश अंदर इसमें डाउन करेंगे, इसमें फीड करेंगे। तो उससे पहले मुझे जितना रिक्वायर्ड परसेंट ऑफ उसका वेपराइजेशन में करना चाहती हूँ उतना मिले। ठीक है, अब क्रूड ऑयल को अपन कितना हीट करेंगे ये अपन किससे डिटरमाइन करेंगे कि उस क्रूड ऑयल की थर्मल स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, जनरली क्रूड ऑयल है उसको अपन 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्री हीट करते हैं, देन उसको एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम में फीड करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि अपन को मिलेगा अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे गैस। यहाँ पे जो है मेथेन वगैरह मिलेगी, उसके अलावा कुछ जो लिक्विड पार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर कूलर के थ्रू रिफ्लक्स ड्रम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लक्स ड्रम में से जो गैसेस हैं जो मेथेन से लेके ब्यूटेन तक की गैसेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा आपका वाटर सेपरेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ और लिक्विड पार्ट है जो कंप्लीटली वेपराइज नहीं हुआ है उसको अपन वापस क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर फीड करेंगे। ठीक है, और ये जो रिफ्लक्स ड्रम से अपन को यहाँ पे मिलेगा आउटपुट, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लक्स यहाँ से वापस इनलेट करेगा। उसके बाद यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो भी आया है उसको अपन ये साइड स्ट्रिपर होता है इसमें वाटर कूलर के थ्रू इसको अपन कूल डाउन करेंगे या कंडेंस करेंगे, जिससे अपन को नेफ्था मिलेगा। उसके अलावा अपन इसको वापस इनलेट पे डालेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग आपका चलता रहेगा। उसके अलावा नेफ्था और उसके जो गैसेस हैं उनके बीच में अपन को गैसोलीन या पेट्रोल भी मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बॉटम पे क्या होगा, थोड़े हैवी पार्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम के हैवी पार्ट होंगे वो अपन को यहाँ पे मिलेंगे, जिसको अपन रिड्यूस क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको गैस ऑयल मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब आपका जो यहाँ पे रिड्यूस बॉटम हैवीज है उनमें आपका रिड्यूस क्रूड ऑयल होगा, उसको अपन फर्दर प्रोसेस करेंगे किसमें, वैक्यूम डिस्टिलेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन कैसे होता है और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आपको कौन से टेम्परेचर पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।